लंग्स कैंसर बेसिकली है क्या और किन चीज़ों से होता है? कभी-कभी लोगों को फेफड़ों में पानी भी हो जाता है, कभी फेफड़ों के अंदर एक रसोली-सी भी बन जाती है। तो बेसिकली मुख्तलिफ उसकी अलामात सिगरेट इज़ द नंबर 1 कॉज़। इलामात क्या होती है कि मतलब बंदे को पहले से शक होना लग जाए कि यार मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है और वो चेकअप पे। हर वो खाँसी 2 से 3 हफ़्ते से ज़्यादा रहे, उसको बंदा बिल्कुल इग्नोर ना करे और ख़ास तौर पे उसके साथ-साथ अगर बलगम में खून आना शुरू हो जाए, तो फ़ौरन आपने डॉक्टर के साथ रुजू करना है कि आपके दोस्त जो करीब आपके रहते हैं, कहीं आप पैसिव स्मोकिंग से एक्सपोज़ तो नहीं हो रहे। क्योंकि आपका दोस्त है वो सिगरेट पी रहा है और समझते हैं आप उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो आप अपना कट डाउन करें। तो कैंसर या ख़ासकर पे लंग्स कैंसर ये इस किस्म का है कि एक से दूसरे बंदे को लगे? जेनेटिकली आपका ट्रांसमिट हो सकता है अगर किसी के फैमिली में किसी के भाई को, किसी के वालिद को, वालिदा को कैंसर है, तो वो बन उसको अलर्ट रहना चाहिए कि वो जीनियाती जेनेटिकली कुछ इस तरह की आपकी चेंजेस होती हैं जो कि फैमिली में रन हो सकती हैं। आप कंप्लीटली क्योर हो सकते हैं। अगर उसकी इनिशियली अगर आपका कैंसर लोकलाइज़ है, उसी लंग के एक हिस्से में है, तो उसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहर खान अब्बास और आज 1 अगस्त है और पूरी दुनिया में वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे मनाया जा रहा है। हम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में मौजूद हैं और हम आज ये जानेंगे कि लंग्स कैंसर कैसे होता है, इसके लिए तदाबीर क्या हैं और पाकिस्तान में इस हवाले से जो सिचुएशन है वो क्या है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। थैंक यू तो सो सबसे मच। पहले तो ये बताएं कि लंग्स कैंसर बेसिकली है क्या और किन चीज़ों से होता है? अच्छा, चलें बहुत शुक्रिया आपके इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे पाकिस्तान में। अच्छा देखें अनफॉर्चुनेटली लंग कैंसर इज़ द वर्ल्ड नंबर 1 कॉज़ ऑफ द डेथ, लीडिंग कॉज़ ऑफ द डेथ इन द कैंसर्स जो ऑन्कोलॉजिकल हैं। अगर आप देखें जो कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं तो उनके पास सबसे ज़्यादा जो डेथ होती हैं ओवरऑल वर्ल्ड वाइड वो अगर एज़ मेल और फीमेल को मिलाया जाए तो वो लंग कैंसर है। बाकी भी हैं, ब्रेस्ट कैंसर आपकी फीमेल में ज़्यादा होते हैं। बेसिकली लंग कैंसर्स में बेसिकली हर कैंसर की तरह जो अंडरलाइंग मैकेनिज़्म होता है वो सेम होता है। जो आपके सेल्स होते हैं जो खुले होते हैं, लंग सेल्स जिसमें एल्वेओलाई भी हैं, लंग्स की नालियाँ भी हैं, तो वो उनकी अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है। जब उनकी अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है तो बाज़ औक़ात जो है लंग के अंदर फिर वो एक लीजन की शक्ल में ज़ाहिर होता है। कभी-कभी लोगों को फेफड़ों में पानी भी हो जाता है, कभी फेफड़ों के अंदर एक रसोली-सी भी बन जाती है। तो बेसिकली मुख्तलिफ उसकी अलामात फिर बाद में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली दिस इज़ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स इनसाइड द लंग्स। काज़िज़ क्या है इसकी वजूहात? और जैसे आपने बताया कि औरतों में ज़्यादा हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती नहीं, वो मैंने कहा था औरतों में दूसरे कैंसर से आता है। एज़ अ होल लंग कैंसर जो है आपके मेल में भी ज़्यादा है, फीमेल में भी ज़्यादा है। कॉज़ेज़ में इसकी जो नंबर 1 कॉज़ जो रिवर्सिबल है, जिसको करेक्ट किया जा सकता है, वो है आपकी सिगरेट स्मोकिंग। है? अच्छा। और इसके साथ-साथ हर तरह की सिगरेट हो, अब वो हुक्के की शक्ल में हो, बीड़ी की शक्ल में हो, सिगरेट की शक्ल में हो, वेब वैप डेफ़िनेटली आजकल वैप अभी क्योंकि न्यू चीज़ है, तो उसके साथ काफ़ी निमोनियाज़ की तो काफ़ी केसेस आ रहे हैं, बट कैंसर के भी देखे गए हैं कि उसके काफ़ी हद तक रिस्क होते हैं। इसके अलावा भी हैं बाज़ औक़ात बायोमास फ्यूल एक्सपोज़र जो लकड़ियाँ जलाते हैं, हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पे नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो वहाँ से जो धुआँ होता है, कार्बन होता है, उसके साथ होता है। इसके साथ इनडोर आउटडोर पॉल्यूशन है और बाज़ औक़ात कुछ इस तरह के इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे कुछ केमिकल्स बन रहे होते हैं, तो वो केमिकल्स जो हैं जब आपकी साँस की नाली के ज़रिए से फेफड़ों में जाते हैं, उससे भी होता है। और बाज़ औक़ात कुछ ये है कि इनहेरिटेंस फैमिली में भी कुछ इस तरह की जीनियाती तब्दीलियाँ होती हैं, तो उसके साथ भी आपके लंग कैंसर देखे गए हैं और कुछ बाज़ औक़ात अभी भी कॉज़ेज़ ऐसे हैं, कभी कॉज़ेज़ नहीं भी पता चलते। सिगरेट इज़ द नंबर 1 कॉज़। तो आपको लगता है कि सिगरेट की वजह से फिर मर्दों में ये शराइ इसकी मतलब आजकल तो देखें कोई ज़्यादा डिफ़रेंस नहा रहा नहीं जेंडर का। फीमेल्स भी यूज़ करती हैं, मेल भी यूज़ करते हैं, बट क्योंकि मेल्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो डेफ़िनेटली मेल्स में ज़्यादा देखा जाता है लंग कैंसर। अच्छा इसकी हम बेसिकली ज़ाहिर है सोसाइटी में घूम फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारे लोग जब तक बिल्कुल
वो कोई वाज़ेह समझ नहीं आती तब तक वो हॉस्पिटल जाती नहीं। तो इलामात क्या होती है कि मतलब बंदे को पहले से शक होने लग जाए कि यार मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है और वो चेकअप पे बदकिस्मती से आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। असल में ना हमारे पास बहुत ही इग्नोर किया जाता है। तो जब भी पेशेंट कैंसर के हमारे पास आते हैं लंग कैंसर के, तो वो पहले ही स्टेज 3 या स्टेज 4 में दाखिल हो चुके होते हैं। इब्तदाई अलामात बहुत कम होती हैं, बाज़ औक़ात लोग उसको इग्नोर कर लेते हैं, बट जैसे कि एक लंबी खाँसी, हर वो खाँसी जो 2 से 3 हफ़्ते से ज़्यादा रहे, उसको बंदा बिल्कुल इग्नोर ना करे। और ख़ास तौर पे उसके साथ-साथ अगर बलगम में खून आना शुरू हो जाए, तो फ़ौरन आपने डॉक्टर के साथ रुजू करना है। इसके अलावा भी अलामात भी हैं जिसमें साँस का ज़्यादा फूल जाना, चलते हुए रुक जाना, बंदा जो है साँस की तकलीफ़ शिकायत करे, और साथ-साथ में वज़न का कम हो जाना। और भी इसमें हैं जिसमें बाज़ औक़ात कभी-कभी अगर ये मेटास्टेसाइज़ कर जाए, दूसरे ऑर्गन में फैल जाए, तो कभी किसी को एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाता है, किसी को हेडेक शुरू हो जाता है। पर इब्तदाई इलामात में अक्सर खाँसी, बलगम में खून आना और साथ में साँस का फूल जाना, सीने में अंदर किसी जगह पे लेफ़्ट और राइट साइड पे चेस्ट पेन की शिकायत करना, तो ये ख़ास तौर पे जो ज़्यादा अलामत है वो यही होती हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे जिनको कुछ इस तरह की अलामात नज़र आती हैं, समझ आती हैं? तो सबसे पहले क्या करें? उसमें देखें वही ख़ास तरह जिस तरह कोई बंदा सिगरेट पी रहा है, तो न सिर्फ़ वो बंदा जो सिगरेट पी रहा है, बल्कि आम लोगों को भी मैं ये कहूँगा, क्योंकि सिगरेट आजकल काफ़ी देखा गया है कि जो लंग कैंसर है ना, वो जो सिगरेट नहीं भी पीते उनमें भी काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो हर वो पेशेंट जिसको अगर खाँसी कोई 2 से 3 हफ़्ते से ज़्यादा चल रही हो, और बलगम में अगर खून आने की शिकायत हो, और वो अगर अपने जिस्म में वज़न की कमी महसूस कर रहा है, और साथ में अगर वो महसूस कर रहा है कि एपेटाइट, उसकी जो भूख है वो कम हुई जा रही है, तो साथ में साँस भी उसकी अगर फूल रही, तो वो इन अलामात के साथ जो है ना फ़ौरन डॉक्टर के पास अपने जो है विज़िट करें। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब मुझे भी मसला नहीं है, हुँ, हुँ। लेकिन मैं ऐसे मसाइल से बचने के लिए क्या करूँ? खुराक में अपनी जो डेली रूटीन की खुराक है और जो बाकी मेरी चंद मिनट की रूटीन है, उसमें मैं ऐसी क्या तब्दीली लेके आऊँ कि मैं इस किस्म के बीमारियों से बचूँ? क्या आप भी क्या करें इसका? देखिए, इसमें तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल जो है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप सिगरेट नहीं पीते तो ये अच्छी बात है। इस तरह आप देख लें कि आपके दोस्त जो करीब आपके रहते हैं, कहीं आप पैसिव स्मोकिंग से एक्सपोज़ तो नहीं हो रहे। क्योंकि आपका दोस्त है वो सिगरेट पी रहा है और समझते हैं आप उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो आप अपना कट डाउन करें, उसके साथ ना बैठें। तो नंबर 1 तो ये। इस तरह साथ-साथ में अगर आप समझते हैं घर में आपकी लकड़ियाँ जल रही हैं, कहीं कोई एक बंदा है जिसकी इंडोर पॉल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पे एक्सपोज़र ज़्यादा हो रहा है कोयले के साथ, तो वो अपना अवॉइड करें। बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आप मास्क पहन के निकलें। ये जो केमिकल्स हैं, कहीं पे आप सुबह में निकल रहे हैं, रश है, तो डेफ़िनेटली आपकी हीट एक्सहॉशन है, आपकी फ्यूल एक्सहॉशन है, उनसे भी चीज़ें एक्सपोज़ होती हैं। तो अगर आप अप नॉर्मल हेल्थी लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो चीज़ें तकरीबन वही हैं, कोई डाइट का ऐसे कोई बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं, उस तरह से वैसे भी देखा नहीं गया कि कोई डाइट से इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप हो आपके लंग कैंसर के साथ। तो मेरे ख्याल से आप जस्ट अवॉइड स्मोकिंग, एंड देन अगर एक बंदा काम कर रहा है कोई इस तरह की फैक्ट्री में, जहाँ पे केमिकल से एक्सपोज़र काफ़ी ज़्यादा है, तो हम उनको सजेस्ट ये करते हैं कि वो अपनी जो है ना जॉब जो है अपनी कंप्लीटली चेंज करें। आपको नहीं पता इस वक़्त आपकी एयर में किस तरह के जरासीम इस वक़्त मौजूद हैं, किस तरह के केमिकल्स मौजूद हैं। इस पे भी काफ़ी तहकीक होनी है कि किस-किस तरह के कीमियाती चीज़ें और भी हैं जो आपके एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो डेफ़िनेटली अपनी हेल्दी एयर जो है ना वो रखनी है, अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कुछ बीमारियां ऐसे हैं वो एक बंदे से दूसरे बंदे को लगती हैं। मैं आपके साथ खास में ला रहा हूँ या आपके साथ खाना खा रहा हूँ, तो कैंसर या खासकर प्रेगनेंस कैंसर ये इस किस्म का है कि एक से दूसरे बंदे को लगे। वो मेन जो नया के घरों में अक्सर लोग ना फिर उस बंदे को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, सलाम नहीं करते या इस किस्म की चीज़ें, जो जो पेशेंट होता है वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए नहीं होता। ये अच्छी एक बात है कि कैंसर में इस तरह की चीज़ नहीं होती कि ये किसी से एक बंदे से दूसरे बंदे को डायरेक्टली हाथ लगाने से या छूने से या छींक मारने से या बलगम किसी को लग गया तो उससे फैल जाएगा, नहीं।
क्योंकि वो वाली जो चीज़ें होती हैं वो इन्फेक्शन में ज़्यादा होती हैं। अगर आप कहें कोरोना की बात करें, अगर आप टीबी की बात करें, मीज़ल्स की बात करें, तो ये कुछ इन्फेक्शंस होते हैं ज़रूर जो कि आपके एक बंदे से दूसरे बंदे को फैल सकते हैं। कैंसर इस तरह बाय कॉन्टैक्ट नहीं फैलता मोस्टली। हाँ, जेनेटिकली आपका ट्रांसमिट हो सकता है अगर किसी के फैमिली में किसी के भाई को, किसी के वालिद को, वालिदा को कैंसर है, तो वो बन उसको अलर्ट रहना चाहिए कि वो जीनियाती जेनेटिकली कुछ इस तरह की आपकी चेंजेस होती हैं जो कि फैमिली में रन हो सकती हैं। तो फ़ैमिलियल कॉज़ेज़ कहते हैं हम इसको, तो फ़ैमिलियल कॉज़ेज़ हो सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ दोस्त से दोस्त को इस तरह बैठने या केयर करने के दौरान किसी रिलेटिव को वैसे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, जैसे ये सवाल ही बेसिकली वो ज़्यादा उसका ताल्लुक नफ़सियात से था कि लोग ऐसे लोगों से डरते ही। अच्छा, कुछ जो जिन लोगों को कैंसर तशख़ीस हो जाए, तो उसके बाद वो इलाज से पहले-पहले वो जो परेशानी से परेशान वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो शायद कैंसर को थोड़ा नुकसान पहुँचा, दिमागी जो उनका मसला होता है वो ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे? ये कितना ये इलाज काबिल इलाज है ये मर्ज़, और कितने चांसेस होते हैं इसमें कि ये ठीक हो पाएगा? हाँ, देखिए इसमें ना काफ़ी ज़्यादा खौफ़ जो फैला हुआ होता है हमारे पास, जो फ़ोबिया है लोगों में वो ये है कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी कि वो बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो जो है बस करना ही नहीं है। तो वो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के डर से ही ना अपना डायग्नोसिस ही नहीं कराते। आते हैं, लग रहा होता है कि लंग कैंसर है, हम उनको सजेस्ट करते हैं कि बायोप्सी कराएँ, तो वो बायोप्सी भी नहीं कराते। तो ये चीज़ जो है ना, ये इस तरह नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे पेशेंट हैं जो कैंसर के साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं और बहुत हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनी सर्वाइव कर रहे होते हैं। और अगर आप अर्ली स्टेज पे अगर आप आ जाते हैं, अगर आपका कैंसर स्टेज 1 पे है, तो इवन दैट इज़ क्यूरेटिव। आप कंप्लीटली क्योर हो सकते हैं। अगर उसकी इनिशियली अगर आपका कैंसर लोकलाइज़ है, उसी लंग के एक हिस्से में है, तो उसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। तो बाज़ों का अगर स्टेज 2 में है, तो वो भी उसकी भी आपकी काफ़ी हद तक इलाज है, उसकी भी लाइफ़स्टाइल काफ़ी अच्छी हो सकती है, अगर वो बर वक़्त अपना इलाज भी कराए और अपनी तशख़ीस भी कराएँ। स्टेज 3 और 4 एक वो स्टेजेज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। ये नहीं है कि उस स्टेज पे आप इलाज नहीं करते और आप बिल्कुल बस कोई आसरा नहीं होता, ऐसी चीज़ नहीं है। अगर वहाँ पे भी आप बर वक़्त इलाज कराएँ, तो आपकी जो रिमेनिंग लाइफ़ है, उसका लाइफ़स्टाइल बड़ा इम्प्रूव हो सकता है। आप जो है ना, जो डिपेंडेंट होते हैं किसी के ऊपर, तो वो डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म हो जाती है। बहुत से लोग इस बीमारी के बाद वो हकीमों के पास भी जाते हैं, वो डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, ये वो दंद की तरफ भी जाते हैं। सही। तो सजेस्ट क्या करेंगे आप कि बेस्ट मतलब लाहर क्या है, और उन चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ सकता है किसी क्योंकि टाइम किसी का ज़ाया ना हो। देखें, इसको तो बीइंग अ डॉक्टर मैं डिस्करेज ही करूँगा। ऐसी कोई चीज़ जितना करते ही रहेंगे, उतना ही अपनी ट्रीटमेंट को डिले करेंगे, उतना ही बीमारी को आप मज़ीद जो है ना प्रोग्रेशन में लेके जाएँगे। तो डिज़ीज़ ये अक्सर होता है, लोग आते हैं फिर लॉस टू फ़ॉलो हो जाते हैं, 3 महीने के बाद आते हैं, तब तक डिज़ीज़ बढ़ चुकी होती है। तो ये बड़ी मिथ ही है हमारे पास, बट ऐसा कोई साइंटिफिकली अभी तक कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें ये देखा गया हो कि ऐसी चीज़ें बेहतर हुई हों। बाय इस्लाम अगर आप पूछें तो डेफ़िनेटली आप अपनी तरफ से ज़िक्र अज़कार इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। अब उसमें आप उस चीज़ को इनकार तो नहीं कर सकते हैं बाय मुस्लिम। दवा होगी तो दुआ काम आप साथ-साथ में करेगी, खाली आप बैठे-बैठे नहीं कह सकते मैं दुआ करूँगा चीज़ें डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक़्त नहीं, की, मोस्ट और वेलकम। इसका मकसद भी यही था कि इसके हवाले से जो बेसिक आगाही है, वो नाज़रीन तक पहुँचाए, और हम इस किस्म की चीज़ें मुस्तकिल करते रहते हैं। इस हवाले से आपका क्या फ़ीडबैक है? कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।